करीब एक हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका के हवाले से बहुत अहम विज़िट होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह अमेरिकी सरकार भारत के साथ वन पेज पे है, सिर्फ वन पेज पे ही नहीं बल्कि जिस तरह अमेरिकी सरकार भारत को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट कर रही है, वो एक अनप्रेसिडेंट लम्हा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो अमेरिका का मीडिया है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन उस प्रोपेगेंडे से भी भारत अमेरिका के तल्लुकात में इसलिए कोई रखना नहीं आएगा कि इस वक्त भारत दुनिया की ऑफिशियली 5वीं बड़ी इकॉनमी है और तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के रास्ते पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के ख़िलाफ़ ऐसे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भी तल्लुक़ रखते हैं। उनकी अपनी इकॉनमी इस वक्त जिसे पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन में लगी हुई है। आज हम बातचीत करेंगे कि 1947 के बंटवारे के बाद भारत आज के रोज़ कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना और इनफैक्ट तीसरी बड़ी इकॉनमी के करीब है, और कैसे पाकिस्तान बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ा है। ये सारी बातचीत हम करेंगे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं। बहुत ही बढ़िया स्कॉलर हैं। जो बात भी वो करते हैं वो डाटा के साथ, रैशनैलिटी के साथ, रिसर्च के साथ करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। ये बताइए कि भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर ऑफिशियली बन चुका है और पाकिस्तान जो दूसरा बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उस रीजन में, और जो 1947 के बंटवारे के नतीजा में एक नए देश के सामने दुनिया पर उभरा, वो शुरू में लगता था कि बहुत तरक्की करेगा। लेकिन आज के दिन सर जब आपसे बात हो रही है तो प्रैक्टिकली $1 बिलियन भी उनका अपना सरप्लस में नहीं है। तो सर क्या इसकी आप वजह देखते हैं? मैं आज आपको थोड़ा सा विद डिटेल डेटा एनालिसिस, थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा। देखिए 47 में इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक मुल्क बन गया। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों। अगर आप इसे इकोनॉमी के हिसाब से देखें, मईशत के हिसाब से देखें, तो इकोनॉमी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इवन एट दैट टाइम पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट मिलाकर एक बराबर सा ही माहौल था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम नंबर्स पे जाएं तो पर कैपिटा जीडीपी की जो फिगर्स हैं 1950 की, उसमें पाकिस्तान आगे है। जीडीपी छोटा है पर आबादी भी छोटी है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ईस्ट पाकिस्तान में हुआ करती थी। तो पाकिस्तान वाज बेटर प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उनको एक अपॉर्चुनिटी थी। उनको इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि आप सेल्फ रिलायंस और इंटरनल डेवलपमेंट करें और इंस्टीट्यूशंस बनाएं, जो इंस्टीट्यूशंस जो आपके आगे के स्ट्रक्चर्स को बुलंद करें और आपके वहां की जो लोकल डेवलपमेंट है, लोकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करें। तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी होती है विजिबल एंड नॉन अनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी चीज होती है कि पॉलिसी डिसीजंस। सबसे पहला बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन विच इज अ सोशल डिसीजन बट हैड एन इकोनॉमिक impact on the entire nation was that of what is called a very important आंदोलन by विनोबा भावे जी। विनोबा भावे भारत रत्न है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स उनका नाम भी नहीं जानते। उन्होंने पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया और उसका नाम था भूदान आंदोलन। भारत में एक पॉलिसी ऐसी बनाई गई जहां पर कोई भी इंडियन जो है वो
एक 25 एकड़ 20 या 25 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। अब सरकार इसका फैसला जो है ना वो सुओ मोटो भी ले सकती थी, और सरकार ने ऐसा फैसला सुओ मोटो नहीं लिया। इसका फैसला जो है वो उन्होंने एक परसुएशन के मोड से विनोबा भावे जी के रास्ते से चलाया। विनोबा भावे जी ने जाकर राजाओं के पास उन्होंने भूदान मांगा और लोगों ने उन्हें जमीन दी। इन द प्रोसेस जो फार्मर है वो फार्मर के पास वो लैंड आया, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो खत्म हो गए, फार्मर की एक एनरिचमेंट हुई। इस प्रोसेस को कई साल लग गए, पर ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान में उन्होंने वडेरों का, जिम्मेदारों का एक सिस्टम बरकरार रखा। मुझे कुछ लोग ये बताया करते थे कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जिम्मेदार रहे हैं 1970s और 80s तक, जिनकी अपनी जमीन के अंदर 8-8, 10-10 रेलवे स्टेशन निकलते हैं और उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़, मुरब्बों का कॉन्सेप्ट होता था, 40 एकड़ का एक मुरब्बा होता था, हजार मुरब्बा जमीन उनके पास थी। दैट इज द फर्स्ट पॉलिसी डिसीजन विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसकी अपटेक स्लो है पर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कुछ नेगेटिव भी होता है क्योंकि आप इंटेंसिव फार्मिंग नहीं कर सकते, आपके पास फार्म होल्डिंग छोटी हो गई। पर इंडिया जैसे मुल्क में आप लार्ज फार्म होल्डिंग्स कर ही नहीं सकते थे। Then farmers would have been exploited by the zimidars in the same way as the kings, princes and the British government was exploiting India. तो एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है। विनोबा भावे जी को भारत रत्न दिया गया है डिजर्विंगली, और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी व्यूअर्स और पाकिस्तानी व्यूअर्स उनको पढ़ना चाहिए उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, कैसे उन्होंने जाकर लोगों से दान मांगा जमीन का, और उसके रिजल्ट में ये फर्स्ट पॉलिसी डिसीजन है। यहां इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए, एक जिम्मेदारी और वडेरों की स्टेट बन गई और एक स्टेट जो है वो फार्मर्स की स्टेट बन गई। अब दूसरा पॉलिसी डिसीजन था क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन क्रिएशन में सबसे पहला स्टेप, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हिच वर टेकन, वाज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप दैट वाज टेकन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि ये जो इंडियन जो मशीनरी है, एस्टैब्लिशमेंट है, क्या इसे तहस नहस कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रिटिश लेगेसी है, ये तो ब्रिटिशर्स के एजेंट्स हैं, ये उनके टूल्स हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नो, अ लीडर नेवर क्वारल्स विद द टूल्स हैव टू बी यूज्ड, यू कैन नॉट क्वारल विद द टूल्स। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, अकेडमीज बनाई, उनकी एक रैशनैलिटी क्रिएट की, एक प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसके तहत इंडिया का एक डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हुआ। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसे हम कहते हैं आज, जिसका हम फायदा ले रहे हैं, IITs, IIMs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनकी क्रिएशन लेट 50s अर्ली 60s में होनी शुरू हो गई, जिसका के एक लॉन्ग टर्म, अगेन इसका अपटेक स्लो होता है बट इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान में ना तो सिविल ब्यूरोक्रेसी की कभी फंक्शनिंग हुई, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कभी इतना उसको स्ट्रेंथन किया गया, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ही रन होती रही। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इवन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्कंदर मिर्जा साहब, वो इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के आदमी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उस टाइम होती नहीं थी, पर वो अपना आर्मी रैंक ज्यादा पसंद करते थे, अपने आप को मेजर जनरल कहलाते थे, और मेजर जनरल होने के बावजूद उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया। उन्होंने अयूब खान साहब को इनवाइट किया कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम हो। ये बहुत बड़ा अंतर है, सिविल वर्सेस मिलिट्री। ये पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन और कोई इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट किए। अब चौथा, सेल्फ रिलायंस वर्सेस एक्सटर्नल सपोर्ट। शुरू के दिनों में बिटवीन 1950s एंड 60s इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही डिपेंडेंट थे। भारत यूएस से वीट लिया करता था अंडर PL 480, वीट आया करता था वहां से। इंडिया में इतनी प्रोडक्शन नहीं थी, इतनी बड़ी आबादी थी, और इंडिया को वीट आती थी। और इसके अलावा इंडिया ने एक नॉन अलाइंड एक पोजीशन ली। नॉन अलाइंड मूवमेंट में अगर आपको याद होगा,
तो युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट, इंडिया और उस वक्त इजिप्ट भी इसमें शामिल था। नॉन अलाइनमेंट में इन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि हम ना यूएस के साथ होंगे, ना यूएसएसआर के साथ होंगे, ना ईस्टर्न ब्लॉक ना वेस्टर्न ब्लॉक, वी विल रिमेन। इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी रही, बहुत सारी एडवांटेजेस भी रहे। एडवांटेजेस वर फार मोर देन डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब यह है आपको इमीडिएट जो रिलीफ एड चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पेपर लिखा है महमूद अयूब साहब ने 1967 में, उस पेपर से मैंने ड्रॉ किया पाकिस्तान को बिटवीन 1954 एंड 1964 10 साल के टाइम पीरियड में जितनी एड यूएस से मिली है, इंडिया को उससे 1/10 एड मिली थी। उसके बाद इंडिया को यूएसएसआर से थोड़ी बहुत एड मिलनी शुरू हुई। अगेन द एड दैट इंडिया रिसीव्ड फ्रॉम यूएसएसआर वाज 1/6 of the aid that Pakistan got from US in that period of 1954 to about 1964। ये उनका पेपर है, मैंने पेपर को उसको मैं साइट कर रहा हूं। It has empirically validated the amount of aid। इसका मतलब ये है कि एक देश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस खोकर, अपनी इंटरनल इंडिपेंडेंस खोकर एक फॉरेन एड का सहारा लेकर अपने यहां डेवलपमेंट की, वो चाहे मंगला डैम हो, वो चाहे बाकी जो दूसरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डैम्स हैं उन डैम्स हो, या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारा ही सारा उस टाइम पे फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन फंडेड। वेयर एज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो वीट की एड भी आती थी वो 1965 की जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस ने वो PL 480 एड इंडिया की बंद कर दी। उन्होंने कहा वी विल नॉट गिव यू दिस एड बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू अस एंड यू आर गोइंग टू ताशकंद टू साइन दिस एग्रीमेंट। पर उसका आप लीडरशिप का, दिस इज द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इज द लीडरशिप इन इंडिया एट दैट टाइम। अगेन लाल बहादुर शास्त्री, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। उन्होंने एक ऐसा वाकया जो आपके व्यूअर्स को इसका सुन के एक मजा आएगा, आनंद आएगा, कि इंडिया में वीट की इतनी शॉर्टेज थी और फूड की इतनी शॉर्टेज थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बच्चों को एक दिन भूखा रखा और ये अंदाजा लगाया कि बच्चे एक दिन बिना खाने के रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि बच्चे एक दिन खाने के बिना रह सकते हैं, उन्होंने बाहर आकर पूरे देश में अपील की कि सारे हिंदुस्तानी एक दिन फास्टिंग रखें और खाना जो बचेगा वो गरीबों में जाया करेगा। अब आप ये देखिए कि उन हालात में एक लीडर ऐसा जिसने आकर ये कहा, पहले उसने अपने बच्चों पर देखा एंड देन ही सेड के द एंटायर नेशन, एंड आई विल टेल यू इवन टुडे देयर आर पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पर मंडे या ट्यूसडे को एज अ ट्रेडिशन फास्टिंग रखी जाती है क्योंकि दैट फूड इज सेव्ड। वो हालांकि अब तो फूड की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक ट्रेडिशन सी बन गई लोगों की फास्टिंग की। सो खुद मुख्तारी वर्सेस डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड नेशन इज अनदर पॉलिसी डिसीजन जो कि एक लिया गया। इतना इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ताहिर साहब कि इट हैड अ वेरी स्लो अपटेक। इनका अपटेक बड़ा स्लो होता है क्योंकि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट मोमेंटम, पर उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अब मैं आपको एक और इसका शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बताता हूं। बिटवीन 1961 एंड 1970 पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट जो रेंज है एवरेज इज 7% and range was between 4.5% to 11.35%. Look at the pace of growth. But all of this growth is foreign funded. Correspondingly, India ka growth rate at that point in time was less than 4% average growth rate, and range was between some 3% to about 6 or 7%. But the range was well below 4%. Average was well below. अब आप देखिए कि 71 to 77 में पाकिस्तान का जो जीडीपी है, क्योंकि बांग्लादेश हट गया, अब मैन्युफैक्चरिंग हब हट गई, लॉट ऑफ बांग्लादेशीज इवन टुडे कंटेंड दैट द क्रिएशन ऑफ इस्लामाबाद is on the slave labor of the Bangladeshis who were working and sweating it out in the manufacturing facilities of textile mills and cotton production areas of Bangladesh. क्योंकि जैसे ही 71 में बांग्लादेश अलग हुआ
पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 1971 का, दैट फेल टू 0.47%. It is a demonstrable evidence of how the growth rate, because of the severance of Bangladesh, fell to 0.47%. 78 to 1992, again the growth rate of Pakistan was averaging around 7%, range of 4 to 10.5%. 92 से 2002 तक वो गिर के 3.5% रह गया एवरेज ग्रोथ, और उसके बाद 2003 से 2013 तक एवरेज ग्रोथ वाज 4%. Correspondingly, the negative years of negative growth वाले years in between are about 6 years. India, on the other hand, negative growth rate के जो years हैं, they were only 2 during this entire period, whereas the average growth of India now started to grow up to about 5%. जो institutions आपने decisions लिए, policy decisions लिए, उसके जो changes आने आपको शुरू हो गए. 91 में उससे पहले एक ग्रेजुअल मूवमेंट हुई, एकदम कुछ नहीं होता, लाइसेंस राज खत्म होना 80s में शुरू हो गया. 91 में इंडिया ने ओपन बहुत सारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जिसके आर्किटेक्ट जो हैं पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. उससे पहले 1990 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी फॉर अ ब्रीफ पीरियड हैड डेवलप्ड, he was a commerce minister for a very brief period. He had created a blueprint. उनकी बुक एक रीसेट करके बुक है, उसमें उन्होंने चर्चा भी की है इसकी. ओवरऑल अगर आप देखें, फॉरेन डिपेंडेंस से एक इम्पेटस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिला, पर 2003 onwards the economy has taken a tumble. It has taken a tumble. और एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो की है, पाकिस्तान has attempted to have a wage of war against India. हाईएस्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान का हिस्टोरिकली 65 में आया, 64 में आया, उन्होंने लड़ाई कर ली. जैसे ही पैसे आते हैं वो कहते सबसे पहले इंडिया के ऊपर अटैक करो, अपनी इकोनॉमिक पावर का उनको एक वो दे दो. 70 में उनका जो ग्रोथ रेट है वो 11% के करीब था. उन्होंने कहा चलो जी लड़ाई करो पाकिस्तान इंडिया के साथ. सेम थिंग हैपेंड इन 98-99, ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है. जैसे थोड़े से पैसे है, वो कहते जी आप पंजाबी में कहते हैं ना कि आज तेसी आग लानी है पैसे, वो कहते पैसे उन्होंने बर्न करने हैं. You will not stabilize, you will not use it. Evidence of that is available even today. I was reading the recent article which came out in Pakistan Express, जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, और डॉन में भी इसके ऊपर खबर आई है कि अभी भी as recent as just a few weeks ago, the defense budget of Pakistan was increased by 16%, and the rationalization that was given was that there has been considerable inflation and the prices of things have gone up, and therefore the army's budget has to be increased. These are very, very important policy decisions and policy landmark decisions which have separated the two countries in a big and profound manner. And now I think the gorge between both of them is so big that there is now you cannot even draw parallels anymore. In 50s, 60s and 70s you could draw parallels, but now it is not even there to draw parallels. And one final thing, that India's economy is the 5th largest on nominal basis, but the real measure of economy is PPP basis, which is purchasing power parity, because India में चीजें सस्ती हैं, India में जो उसका रुपए की जो दर है वो एक तरह की है. So on PPP, India is the 3rd largest economy in the world, and you come to India, you see a thriving atmosphere of growing economic activity. आपने बहुत खुल के बड़ी अहम बातें की, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी बातें हैं ये एकेडमिकली रिसर्च के लिहाज से इतनी वैलिड हैं. इन बातों को ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर वाकई ही वो अपने देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी आ जाए, यानी पैसे आ जाएं, तो वो भारत पर जंग को फिर मुसल्लत करने से शायद बाज ना आए. ये सूरत हाल ऐसी है जिस पर मैं और मेजर गौरव आर्या कई बार जिक्र कर चुके हैं. मैंने अभी पिछले दिनों भारत के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KP शंकर जी का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बड़ी अहम बात की. उन्होंने कहा भारत के जो आर्मी जर्नल्स हैं वो नेशन बिल्डर हैं, और पाकिस्तान के जो आर्मी जर्नल हैं वो
नेशन ब्रेकर हैं। यानी माइंडसेट वहाँ का ये है कि हर चीज़ आर्मी के गिरदा गिर्द ही घूमती है। तो इस माइंडसेट के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की या ओवरऑल तरक्की के इम्कानात हम किस हद तक देख सकते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलीव जो भारत देश में नॉट ओनली एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडिया में एक इंडियन विजडम है. We do not, at least I can speak for the academic community and also of the thinking community, जो think tanks and thinkers हैं उनके behalf पे मैं ये बोल सकता हूँ कि people are not short-sighted in their approach. वासुदेव कुटुंबकम जिसको यूज किया जाता है G20 में, उसका बोलता है वर्ल्ड इज वन फैमिली. हम नहीं चाहते, हम तो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इतनी मिजरी हो. एक्चुअली आई फील सैड. आई हैव फ्रेंड्स हु हैड स्टडीड विद मी इन द US. बड़ा दुख लगता है कि उनको देखते हुए द प्लाइट ऑफ द एवरेज पर्सन. अब आर्मी तो अपने जो वो बजट को 16% बढ़ा लेगी. आर्मी का बाय द वे बजट, क्योंकि मैं नंबर्स आपके लिए तैयार कर रहा था, तो 18,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से 5,630 करोड़ तो पेंशन जा रही है. अब ये पेंशनेबल लोग आपने लगाए हुए हैं, ये ओके है, दिस इज फाइन, बट द बल्क ऑफ दिस शेयर, एक्चुअली जो इंक्रीमेंट्स का जो बल्क ऑफ बेनिफिट वो अफसरों को मिलता है. अफसर जो हैं वो बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं फौज के बजट्स का, फौज के एक्सपेंडिचर का, फौज के बेनिफिट्स का. जो आम जवान है उसके ऊपर जो एवरेज स्पेंडिंग है वो तो बहुत लो है, दैट इज वेरी वेरी लो. सो इंडिया इंडिया थिंक्स, इंडिया में अगर आप उनकी विजडम के तौर पे देखें तो बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन PPP बेसिस, एंड बाय द वे द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड नाउ, एक रिपोर्ट आई हुई है. द रिपोर्ट मेरे ख्याल से या तो PwC या डिलॉयट की या मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, मैंने पढ़ी है, जहां पर इंडिया वाज थर्ड, नाउ इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्राइव कर रहा है, सर्विस सेक्टर थ्राइव कर रहा है. These things are definitely being recognized by the West के not only India is a growing market, growing producer, but also has people. जो लोग हैं यहाँ के वो they are not the people who are who are there to take something away or confront something or push an agenda. लोग अपना काम करना चाहते हैं, लोग तरक्की करना चाहते हैं, लोग अपने परिवारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं. उनकी उम्मीदें ये हैं. उनका कोई देयर इज नो क्रूसेड दैट दे हैव. उनको कोई क्रूसेड नहीं करनी है. उसको दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रूविंग दैट दे आर सुपीरियर टू अदर्स, दैट देयर कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स, दैट देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स. दे आर इन द बिजनेस ऑफ डूइंग थिंग्स. कर्मा की जो फिलॉसफी है और धर्म की फिलॉसफी है वो उसके ऊपर चलना चाहते हैं कि डू योर वर्क, टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मूव ऑन. आई थिंक वेस्ट में इसका रिकग्निशन जो है. एंड द सेकंड पॉइंट व्हिच यू मेड ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट, अपकमिंग विजिट टू US. देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज. हम उसको स्टडी भी किया है हमने. उनका एक 56 कंट्रीज का तो एक एनालिसिस मेरे पास पड़ा ही हुआ है. दे गो विद एन एजेंडा, एंड एजेंडा इज टू केटर टू द फ्यूचर एंड बेनिफिट दैट अराइजेस टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो एक एजेंडा से चलते हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया देयर. उनका एक वेरी स्पेसिफिक एजेंडा है. वहां अब नैरेटिव पेडल हो रहा है या नैरेटिव पेडल किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. they are the forces who believe that growing India, stable India creates a third front sort of. तो third front कोई चाहता नहीं है या वो लोग नहीं चाहते. There is a whole they often talk about people who are funded by billionaires to create a tumultuous environment in the country, and they have done this in other countries as well. ये एक concerted effort है. I don't believe this narrative is going to help them in any way or do anything against India, because India में
एविडेंट चीजें इतनी ज्यादा हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में, जो एग्रीकल्चर में, जो सर्विसेज सेक्टर में, जो फार्मास्यूटिकल में, एजुकेशन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दे आर एविडेंट. And narrative can only take you so far. It cannot convert into what is there into what is not there. As far as the biggest narrative which is being peddled on non-inclusiveness, let me assure you, IIM Rohtak had done an audit of one of the very important schemes on pilgrimage and religious places to rejuvenate religious scheme, Prasad scheme of Government of India. उसका हमने assessment किया था. उस स्कीम के तहत पैसे दिए गए हैं, मनी हैज बीन गिवन टू रिलीजियस बॉडीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ताकि वहां पर टूरिज्म बढ़े फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. आप मानेंगे कि मनी हैज बीन गिवन टू मस्जिद्स, मनी हैज आल्सो बीन गिवन टू चर्चेस, मनी हैज बीन गिवन टू गुरुद्वारास, ऑफ कोर्स मनी हैज बीन गिवन टू टेंपल्स. तो इंक्लूसिवनेस में जब दिस इज बीइंग डन, let me एक मैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहता हूं. लोग इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं. आप मुझे एक देश ऐसा बताएं विच इज अ नॉन मुस्लिम मुल्क जहां पर दोनों ईद की छुट्टी हो, नबी के जन्मदिन की छुट्टी हो, मुहर्रम की छुट्टी हो. 4 गजेटेड हॉलीडेज आउट ऑफ द 17, 4 आर मुस्लिम. एक जैनों की है, 2 क्रिश्चियंस की हैं. तो मेरे ख्याल से 50% ऑफ द हॉलीडेज तो माइनॉरिटीज की हैं. 17 गजेटेड हॉलीडेज होती हैं, उसमें से नियरली 50% आर दोज फॉर द माइनॉरिटीज. कौन सा देश ऐसा है? एंड दिस हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड, दिस हैज नॉट बीन चेंज्ड. टर्की अपने नाम को तुर्किया कर देता है, उसके ऊपर कोई ग्लोबल नैरेटिव पैडल नहीं होता. आपने अपने देश का नाम बदल के टर्की से तुर्किया कर दिया. इंडिया में अगर एक आप स्ट्रीट का नाम औरंगजेब स्ट्रीट से हटाकर सरदार पटेल स्ट्रीट रख देते हैं, तो एक ग्लोबल नैरेटिव एंड some of the top Western newspapers start writing about it. I think people are getting tired of this. I don't think this behoves the stature of those publications. ऐसा नहीं करना चाहिए. अभी आपने औरंगजेब सड़क की बात की, तो मेरा सवाल हमेशा दुनिया से ये होता है, जो औरंगजेब सड़क के नाम के बदल जाने पर एतराज़ उठाते हैं, मैं उन सब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मुल्क अपने देश के अंदर हिटलर के नाम पर सड़क का नाम रखेगा? औरंगजेब तो वो शख्स था जिसने ना सिर्फ हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया, उसने तो अपने बाप, अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा. उसने तो उन तमाम मुसलमान लोगों को भी मरवा दिया या मार दिया जिन्होंने उसके इस्लामी ब्रांड से इख्तलाफ किया. तो इस सारी सूरत हाल में हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि हमारे हिंदू माइंडसेट के अंदर एक हम्बलनेस है. धीरज भाई, उस हम्बलनेस की वजह से हम अपनी ऑनरशिप भी लेना नहीं चाहते. हमारे लोग जो अमेरिका में, यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटियों को, इदारों को जो चैरिटी देते हैं, जो ग्रांट्स देते हैं, वो उसको भी मटेरियलाइज नहीं करते. वो यही रवैया रखते हैं कि चलिए जो ये बात करेंगे वो करते रहें, हमने तो अपना अच्छा कर्म किया था. इस कर्म का जवाब उन्हें अच्छा नहीं मिलता. इस मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी की, हमारे डायस्पोरा की और अमेरिका के अंदर रहने वाले जो हमारे बड़े ग्रोह हैं, और इवन हमारी भारतीय सरकार की इन्वेस्टमेंट मीडिया के अंदर ना होने के बराबर है. आप देख लीजिए, कतर का अपना टीवी चैनल है, तुर्की का अपना टीवी चैनल है, रशिया के अपने टीवी चैनल्स हैं, चीन के तो कई टीवी चैनल्स हैं, लेकिन भारत इतना बड़ा मुल्क, उसका अपना इंटरनेशनल टीवी चैनल नहीं. हमारी इन्वेस्टमेंट एकेडेमिया में और थिंक टैंक में उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए. इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल से जी, आई थिंक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पर एक लार्जर वही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है. यहाँ के लोगों की, भारत के लोगों की एक थोड़ा सा
यकीन ऐसा है कि हम अपनी बात क्यों करें, हमारी बात और लोग करें। आज का जमाना जो बदल गया है, वहां पर नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं, नैरेटिव्स डेवलप किए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर जो यूएस बातें करता था 1960s में, आपको ये पता है कि 1960s के दौर में जब ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक का एक कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, तो यूएस के जो फॉरेन अफेयर्स के बंदे थे या यूएस की एम्बेसीज होती थी, उनका एक मैंडेट होता था कि अमेरिकन फिल्में वो वहां के लोगों को दिखाएं, सो दैट अ वांट, अ यर्निंग for the American way of life is created, and impressions of a exciting, attractive America is created vis-a-vis what is happening in the East. So they have been at the forefront of narrative creation, and they have done very well. अपने मुल्क के लिए, for their own country, for their own culture, they have done very well. यहाँ I agree. India does not have an international channel. आप देखिए कि today जर्मनी का DW, RT रशिया का, अल जजीरा मिडिल ईस्ट से, कतर बेस्ड, CNN है फ्रॉम यूएस, CNBC यूएस, फॉक्स न्यूज यूएस से हैं, BBC यूके से है। ये सब आज एक बहुत बड़े बड़े नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। BBC हैज बीन एट द फोरफ्रंट एक्चुअली। उन्होंने तो लोकल लैंग्वेजेस में BBC उर्दू और BBC हिंदी को सेपरेट कर दिया है, सो एज टू केटर टू अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप ये देखिए, उर्दू कौन है पाकिस्तान में जो उर्दू बोलता है? वहां की 60% आबादी पंजाबी है जो पंजाबी बोलती है। आपने BBC उर्दू कर दिया, सो दैट टू रीएनफोर्स एसोसिएशन ऑफ उर्दू विद मुस्लिम्स। इंडिया में भी ये गलतियां की हैं उन्होंने, जगह जगह पर उर्दू की साइनेज करके, फिल्मों में जो टाइटल्स होते थे उसको उर्दू का यूज करके, यू हैव hardened those identities which don't exist. A Muslim of Tamil Nadu speaks Tamil, does not speak Urdu. A Muslim of Kerala speaks Malayalam, doesn't speak Urdu. So why there is an association between Urdu and Muslims? ये BBC उसको जो वो करते हैं through this, they have been at the forefront of creating narrative. DW has been creating documentaries. BBC has been creating documentaries on social media. So yes, I don't know. I have no answer why this is not being done. But of course, I agree with you. Very little is being done from a strategic communication standpoint. But मेरे ख्याल से ये philosophical चीज है कि भारत के लोगों को थोड़ी अभी भी थोड़ी हिचक होती है, शर्म आती है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है अपनी बात करते हुए. It becomes difficult. और इसको भारतीय कल्चर में पॉजिटिवली भी नहीं लिया जाता है. एक और मैं आपको बात बताऊं, if people talk about their achievements, talk about their accomplishments, तो जो लोग भी उसको पॉजिटिवली थोड़ा कम लेते हैं. मेरे ख्याल से शायद यही एक रीजन हो सकता है. मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि एक सतह पे तो ये बहुत ही खुशाइंद रवैया है कि चैरिटी देने वाले हाथ को भी पता ना चले कि उसने चैरिटी दी है. ये हमारा क्लासिकल एटीट्यूड है. मगर आप और मैं इस हकीकत को भी जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है. अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस कैपिटलिज्म के दौर में, आपको कुछ चीज़ों को अपने हाथ में रखना पड़ता है. क्या आप समझते हैं कि हमें अब इस इंटरनेशनल ट्रेड एटीट्यूड को भी अपने अंदर लाना होगा कि हम भी चीन की तरह, रूस की तरह, वेस्ट की तरह, मिडल ईस्ट के अमीर मुल्कों की तरह ये तवक्को रखें उन इदारों से, उन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए कि जो हम लगा रहे हैं हमें उसका कुछ ना कुछ सिला भी मिलना चाहिए. ये हमारी वीकनेस भी है, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है. आपने इतनी अच्छी बात कही. टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पैसे दिए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस. हमारे हरियाणा के जिंदल ग्रुप ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस का जो बिजनेस स्कूल है वो जिंदल साहब के मदर के नाम पे है. सवित्री जिंदल स्कूल ऑफ बिजनेस कहते हैं उसे. उसके बाद ऐसे सैकड़ों स्कूल्स हैं जहां पर इंडियंस ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडिया चेयर एस्टैब्लिश की है. पर मेरे ख्याल से ये इंडियन एटीट्यूड ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोग अच्छे हैं, वो सोचते हैं सब लोग अच्छे हैं. उन्होंने कभी भी रेसिप्रोसिटी का एग्रीमेंट नहीं किया किसी के साथ कि भाई मैं तुम्हारी ये फंडिंग कर रहा हूं, इसके एवज में मुझे ये चाहिए. उन्होंने कहा हमने फंड कर दिया, जो बंदा उसे चलाएगा और सच्चे दिल से चलाएगा, लार्जर जो मैंडेट है उसको फॉलो करेगा.
Whereas China और इवन फॉर दैट मैटर यूएस, वो जिस चीज की फंड करते हैं ना, तो देयर इज अ रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्टेड कि अगर हमने ये लगाया है तो हमें इसके अवज में क्या मिलेगा. आई बिलीव दैट इन द लिटिजियस materialistic and a reward seeking era in which we are living today, ये बहुत जरूरी हो गया है कि भारत जब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करे फ्यूचर में तो उसके अवज में कुछ मांगे. रेवोल्यूशंस जो है ना, वो एकेडमिया से स्टार्ट होती हैं, वो थिंक टैंक से स्टार्ट होती हैं. जब 1990s के बिगिनिंग में जब रशिया में एक रेवोल्यूशन हुई जिसके तहत बॉल्शेविक्स जो पावर में आए, जार को हटा दिया गया, कम्युनिज्म आ गया, सोशलिज्म कहते हैं, सोशलिज्म आ गया, तो लार्ज नंबर ऑफ चेयर प्रोफेसरशिप्स वर स्पॉन्सर्ड ड्यूरिंग दैट नेक्स्ट 20 to 30 year पीरियड इन मेन यूरोप एज वेल एज इन यूके, जो कि इस थॉट को ऑफ द लेफ्ट प्रमोट करें. इंडिया में भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक लेफ्ट के थॉट को प्रमोट करती हैं. ये एक नैरेटिव क्रिएट करती थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पैडल करती थी, उससे लोगों का एक व्यू पॉइंट बनता था. रेवोल्यूशंस हुई हैं इससे, पर उस रोल को, एकेडमिक के रोल को या थिंक टैंक के रोल को भारत ने कभी भुनाया नहीं. इंडिया ने कभी भी, अगर अगर ऑक्सफोर्ड में आप जाएं तो वहां पे ऑक्सफोर्ड हिंदू सेंटर है, बट इंडिया ने कभी ऑक्सफोर्ड हिंदू सेंटर को रीच आउट करके ये नहीं कहा होगा कि आप ये, उसको चलाने वाले जो हैं वो एक ब्रिटिशर हैं, वो खुद ही चला रहे हैं, उसकी फंडिंग हो गई होगी कहीं से, पर नथिंग. मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूं. ये अगेन बड़ा एक कल्चरल फिनोमेना है कि जब लोग, हमारे यहाँ एंडाउमेंट का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ चैरिटी का कल्चर है. We don't give endowments and create a mandate and objectives. हमारे यहाँ चैरिटी का कॉन्सेप्ट है. इस रीजन में, नॉर्थ इंडिया के रीजन में, अगर आप एक कम्युनिटी है हमारे यहाँ, वैश्य कम्युनिटी, अग्रवाल कम्युनिटी है, उन्होंने मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों हजारों धर्मशालाएं बनाई होंगी इस पूरे नॉर्थ इंडिया में, and all of them are charitable. और मेरे ख्याल से उन्होंने उसकी कभी कोशिश नहीं की होगी कि उसके ऊपर कभी उन्होंने पैसे मांगे हो या उसको. द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज आल्सो द सिटी ऑफ लाहौर. लाहौर को लोग उसका अगेन नैरेटिव पैडल करते रहते हैं कि भाई जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं. लाहौर इज अ कल्चरल सिटी, बट लेट मी अश्योर ऑल द व्यूअर्स हियर दैट लाहौर सिटी वाज नॉट अ मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज अ हिंदू सिटी. ताहिर साहब, आप इसको बैक करेंगे, वहां अंदरून लाहौर में तो मेरे ख्याल से 3 या 4 फैमिली से ज्यादा रहती भी नहीं थी. मेरे एक दो दोस्त हैं जो कि थिंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तान में, वो ये बताते हैं कि वहां पर अगेन एक बहुत ही बड़े इंसान सर गंगाराम, उन्होंने तो इतना चैरिटेबल काम किया. सर गंगाराम ने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको कुछ रिटर्न मिलेगा उसका. सर गंगाराम के नाम पर आज भी वहां पर हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से लाहौर में, और इंडिया में दिल्ली में भी सर गंगाराम के नाम का अस्पताल है, और उन्होंने तो सारी जीवन ही चैरिटी में दे दिया अपना. सो ये मेरे ख्याल से, मैं आपको लंबा जवाब दिया, मे बी दिस इज कल्चरल फिनोमेना कि व्हाइल द वेस्ट एंडाउज अ चेयर एंड एक्सपेक्ट समथिंग, हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ चैरिटी, हमने दे दिया, हमारे पास जो है थोड़ा बहुत है, उसमें से भी 2 रुपए दे दिए, चलो जी आपको दे दिया, आप भूल जाओ. देखिए, आपने चैरिटी की बात की. चैरिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा है कि एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता ना चले. लेकिन बदकिस्मती से आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें चैरिटी बेशक हम देते रहें, मगर कुछ काम हमें अब चाइना स्टाइल के करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ हमें तय करना पड़ेगा कि हम ये दे रहे हैं तो इसके एवज़ हमें क्या मिलेगा. आपने लाहौर की बात की. मैं खुद सर गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा हुआ प्रोफेसर धीरज भाई. लाहौर लॉर्ड राम के बेटे लव के नाम पर बना हुआ शहर है. मैं रहता कृष्ण नगर में था. मेरी उठक बैठक जी थी वो जैन मंदिर के साथ इंडिया टी हाउस में होती थी. मैं एक सूरी बिल्डिंग के अंदर रहता था कृष्ण नगर में, जो एक हिंदू घराने की थी. और मेरा ख्याल है कि उस पूरे इलाके में
एक मुस्लिम बिल्डिंग थी जिसका नाम गालिबन सराज बिल्डिंग था, ये मुझे आज भी याद है। और मैंने गुलाब देवी हॉस्पिटल में वॉलंटियर काम किया। अरे ये वो लाहौर है। ताहिर साहब, अभी एक पाकिस्तान के एक व्लॉगर हैं, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद में जाकर उन्होंने वहां के लोकल लीडर्स के साथ एक वीडियो लॉग बनाया, और उस वीलॉग में उन्होंने वहां के लोकल लीडर्स के, जो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है, वहां बताया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 14 या 15 मंदिर होते थे और वहां पर सिर्फ 2 मस्जिदें थी, और वो एक हिंदू डोमिनेटेड शहर था, और वहां पर बड़ा पीस था जब तक कि 1947 में कबायलियों ने आकर वहां पर अटैक नहीं किया और वहां के सब हिंदुओं को भागकर दूसरी तरफ जाना पड़ा। बहुत सारे लोग जम्मू में आ गए, बहुत सारे लोग श्रीनगर में आ गए। तो ये जो एक नैरेटिव्स बनाए गए हैं, एक फॉल्स नैरेटिव्स जो पैडल किए गए हैं, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जनता धीरे धीरे इसके बारे में अवेयर हो रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स ने इंफॉर्मेशन जो है उनके हाथों में ला कर दे दी है। द पावर ऑफ द नॉलेज इन द पाम ऑफ द हैंड्स ऑफ द पीपल। जब ये नॉलेज आई है तो वहां के लोगों में भी ये रियलाइजेशन अब शुरू हो गई है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव पैडल कर करके पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों में जो दुश्मनी पैदा की गई है, ये नहीं होनी चाहिए। एंड दिस एनिमोसिटी has been peddled by the leaders of Pakistan, by the military narratives, जो उनके ISPR हैं और ये सब हैं, ये जो पैडल करते हैं, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में हुई हैं, बहुत सारे क्रूएलिटीज हुई हैं, बहुत सारे अच्छी चीजें भी हुई हैं, बट उसको वन साइडेड व्यू से दिखाकर जो नैरेटिव्स पैडल किए गए हैं, फॉल्स नैरेटिव्स पैडल किए गए हैं, दे आर नाउ गेटिंग क्लियर्ड, and I'm hoping that over a period of time ये और क्लियर हो जाएंगे। One of those false narratives is now that which is के Pakistan Army's contribution to Pakistan. I can sadly tell you that the data speaks otherwise. It is quite evident that a person called Shahid Aslam जो जर्नलिस्ट है, जिसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा with one of the generals, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स को एनालाइज करके एक आर्टिकल छाप दिया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब वो भाग गए वहां से, वो यूएस आ गए हैं। उस जर्नलिस्ट ने ये दिखाया है कि हाउ नैरेटिव ऑफ हाउ द सैक्रिफाइसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी आर एक्चुअली नॉट रियली सैक्रिफाइसेस, दे आर टेकिंग अ लायंस शेयर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि एवरेज जीडीपी का प्रोपोर्शन जो डिफेंस में स्पेंड होता है, ग्लोबल एवरेज इज अराउंड 2.2%। पाकिस्तान की आर्मी का जो शेयर है जीडीपी का, दैट इज अराउंड 4%, ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ एन एवरेज। बाय द वे, इंडियन डिफेंस का जो शेयर है जीडीपी का, दैट इज अराउंड 1.6-1.7%। फॉर सच अ लार्ज कंट्री having borders with multiple countries and not so friendly countries, yet the portion, जो GDP का जो परसेंटेज है वो 1.6-1.7% है। पाकिस्तान का तकरीबन 4%, 4.87 या 4.88%, 8-9% इसके आसपास है, 3.4% के आसपास है। ग्लोबल एवरेज अराउंड 2.2। दिस इज अ रिफ्लेक्शन कि ये जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ये इनसे हमको दूर जाना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इंडिया का काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है हमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा कभी इन स्ट्रेटेजिक नैरेटिव क्रिएशन। ये ऑलरेडी हो रहा है। पाकिस्तान के अपने लोग जागरूक हो रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने नैरेटिव पैडल किया है कि ये जो जंगें हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं, ये जंगें हमारे ऊपर पाकिस्तान, इंडिया ने अटैक किया है, ये सारे फॉल्स नैरेटिव्स हैं। 48, 65, 71, 98, 99 की चारों जंगें पाकिस्तान ने इनिशिएट की। इंडिया हैज नॉट इनिशिएटेड एनी ऑफ देम, एंड ऑल द 4 wars Pakistan has lost on account of not having achieved their objective. 48 में उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो कश्मीर ले जाएंगे, वो कश्मीर नहीं ले जा पाए और हार के उनको जाना पड़ा। 3/4 of Kashmir remains within India.
उसके बाद 65 में उनको ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली में आकर उन्होंने कहते हुए दिल्ली आना है, वो दिल्ली नहीं आ पाए। उल्टा they lost close to 1800 square kilometers of territory. India only lost close to 300 or 400 square kilometers. 4 times the territory lose हुआ, and all of that was returned by India. All of them was returned. आज तक क्रिटिसिज्म होता है कि हाजी पीर पास को क्यों वापस किया गया, क्योंकि हाजी पीर पास से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में होती है, और इंडिया ने टूथ एंड नेल से फाइट करके जनरल दयाल, उनको महावीर चक्र मिला था, उसमें उन्होंने टूथ एंड नेल फाइट करके वो लिया था, वापस कर दिया। 71 में अगेन 1 करोड़ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश रिफ्यूजीज इंडिया आ गए, 1 करोड़, और एवरी सेकंड डे देयर वाज फायरिंग एट द बॉर्डर। फाइनली इंडिया हैड टू इंटरवीन, एंड वेस्टर्न फ्रंट जो है वो तो पाकिस्तान ने खोला, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट पे प्रेशर आ गया, तो वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान ने खोल दी। अगेन दे लॉस्ट, बांग्लादेश चला गया। 98-99 में अगेन द सेम ऑब्जेक्टिव के खाली जो पीक्स, जो कि समर टाइम में एक मुआहदा होता था, एक एग्रीमेंट होता था कि भी सब लोग अपने अपने, बिकॉज रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन कर लेंगे, फिर प्रोफेशनल सोल्जर्स ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे फ्रॉस्ट बाइट और ये और सारी बीमारियां होती हैं ठंड की वजह से। वो एक खाली पीक्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया, और उन खाली पीक्स को फिर भारत को जब खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है एंड दे हैव एन इंटेंट, और उस वक्त भी फॉल्स नैरेटिव ये पैडल किया गया कि हमारे मुजाहिदीन वहां गए हैं। बाद में उन्हीं मुजाहिदीन को पता लगा कि उनमें से तो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैं, और कितने लोगों को उनकी बॉडीज क्लेम नहीं की गई, इनका इसके लिए तो फैक्ट्स हैं। और कितने लोगों को बाद में मेडल्स मिले हैं, खुद ही फिर मेडल्स भी दे दिए उनको, बता करके नहीं जी हमारे फौज के बंदे हैं, और एट द आउटसेट एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म आप इसको डिनाई करते हैं। लोगों को मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स किताब पढ़नी चाहिए हुसैन हक्कानी साहब की, उसमें भी उन्होंने अच्छा नैरेटिव दिया है। ये बड़ी ही अजीब नैरेटिव्स जो है, फॉल्स नैरेटिव्स। तो ताहिर साहब, मैं ये कहूंगा कि इट इज गुड दैट इंडिया इज नॉट इन्वेस्टिंग in strategic communication of creating false narratives. हमारे अगर false narratives create हमारे दुश्मन कर रहे हैं तो वो false हैं, और लोग उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी देश की शख्सियत इतनी बड़ी है। हिस्टोरिकली हमने टेरिटरी ली। आप क्या जानते हैं 71 में 90,000 सोल्जर पाकिस्तान का हमने बंदी बनाया, हम क्या उसके अगेंस्ट टेरिटरी नहीं ले सकते थे? We never took a territory. Never. उसके बाद 98-99 में it would have been very easy for India to cross the LOC. वो कर लेते, वहां पर 4-6 और पीक्स ले लेते, 2-4 और गांव ले लेते वहां के, उन्होंने नहीं लिए। They have not taken. We have no interest. आप ये देखिए कि मैं इतनी बड़ी आज आपको बात बोलूं कि बांग्लादेश स्टेट क्रिएट किया, एक कंट्री क्रिएट किया 71 में भारत देश ने। भारत का एक चिकन नेक बोलते हैं, जो एरिया जो बांग्ला वेस्ट बंगाल का कनेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट के साथ, क्या इंडिया बांग्लादेश से टेरिटरी लेकर उस चिकन नेक को 200 किलोमीटर चौड़ा नहीं कर सकता था? Was Bangladesh in a position to say no to India at that point in time? India never did that. We are not interested in the territory of our people. We are rightly interested in only our territory. That I believe is the strongest point. And that's why I think strategic communication होना चाहिए, but we are not going to peddle lies the way other countries have been doing. बहुत आपने बढ़िया ढंग के साथ कंक्लूसिव रिमार्क्स दिए, और आपने बताया कि वो जो पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से भारत आगे गया, एक फेयरनेस का रवैया, एक अच्छी बात करने का रवैया, और वो पॉलिसियां जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे गया, बदकिस्मती से झूठ बोलने का रवैया, वो उसको खा गया। और यही कामयाबी का राज है भारत की कि उन्होंने फेयरनेस से चीज़ों को डील किया, आगे बढ़े, और नाकामी की वजह पाकिस्तान की ये है कि वो पीछे गए। यहीं से हमने बातचीत प्रोफेसर साहब शुरू की थी। आखिर में मुख्तसर आप कंक्लूसिव रिमार्क्स देना चाहें तो ज़रूर दीजिए आज की गुफ्तगू में। मैं सिर्फ यही कंक्लूसिव रिमार्क्स दूंगा कि डेटा जो दिखाता है, डेटा ये दिखाता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की जर्नी को भी अगर आप कंपेयर करें, बांग्लादेश भी बाय द वे सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही ऐसे साल हैं कि उनकी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट में हुई है। वन इज द ईयर 1972 जब वो क्रिएट हुए, उसके बाद एक और साल
जबकि वो साल था जिसमें मुजीबुर रहमान जो उनके फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हुआ। दे हैव रिमेन्ड पॉजिटिव। उसका अगेन इट इज अ डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया, उनसे अलग होके। इंडिया तो अब खैर इज नॉट डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लोगों को एक प्रेशर कंटिन्यूअस बनाना चाहिए ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये एविडेंट है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का फायदा लोगों को नहीं दिया जाता है, उसका फायदा आर्मी को मिलता है और आर्मी उसे यूज करती है टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो एक पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस अपनी एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डाले कि उनके वहां पर जो जब भी इकोनॉमिक कुछ डेवलपमेंट होती है, अभी तो इकोनॉमी इज इन डायर स्ट्रेट्स, बहुत ही बुरा हाल है, और फिर भी आप देखिए डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है। इससे खराब चीज और क्या हो सकती है? इकोनॉमी में भी आप फॉल्स नैरेटिव्स नहीं, अगर आप बेस ईयर चेंज कर देंगे, अपना रीबेसिंग करके आप ये दिखा देंगे कि आपकी इकोनॉमी 5% ग्रो हुई है, वो एक्चुअली 5% नहीं ग्रो हुई है। उसकी रीबेसिंग करने के तरीके होते हैं, वो करनी चाहिए, हर 10 साल में होनी चाहिए, 8 से 10 साल में उसका तरीका होता है। पर फॉल्स नैरेटिव से बचें। आज से 40 साल पहले दूरदर्शन में टीवी के ऊपर एक आया करता था लिखा हुआ कि अफवाहों से बचें। आज मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि फेक नैरेटिव से बचें, वो इन डेप्थ जाएं, जानकारी लेकर, अंडरस्टैंड करके अपना व्यू पॉइंट फॉर्म करें, एंड दे शुड कंट्रीब्यूट, और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू डेवलप अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद इंडिया। उनके लिए बेहतरी है, बहुत सारी चीजें इंडिया से वो लेकर सस्ती चीजें अपने सिटीजन्स का बेनिफिट कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि वो दे शुड ट्राई टू डेवलप अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद इंडिया, ताकि इंडिया से चीजें लेकर वो वहां के लोगों को बेनिफिट दे पाए, पर नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ क्रिएटिंग अगेन a high enough growth rate and surplus so that they wage a war against it. ये चीज को रोकना बहुत जरूरी है। Those are my concluding remarks. Thank you, Gaurav sir. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। हमारी कोशिश होती है व्यूअर्स कि हम प्रोफेसर साहब की बातचीत आपके साथ शेयर करते रहें, इसलिए कि बहुत इन डेप्थ स्कॉलरली उनका एनालिसिस होता है। आज की बातचीत मेरे साथ और उनके साथ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा की। आपको इनकी बातें सुन के अंदाज़ा हुआ होगा कि जो हमने आज का थीम बुना कि आफ्टर ऑल भारत ने इतनी तरक्की क्यों की और कैसे की, और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया, उसका बड़ा कारण माइंडसेट का है। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। आज की बातचीत देखने का एक बार फिर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.